क्लास 10th ये आपके आज हम लोग काव्य खंड से ले रही हूँ मैं आज ये चैप्टर। ये हमारे 2 चैप्टर बचे हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान और नागार्जुन। सुभद्रा कुमारी चौहान का झांसी की रानी और नागार्जुन कल और आज उषा की लाली। ये दो टॉपिक हैं। तो पहले मैं ये नागार्जुन वाला चैप्टर कराऊंगी, उसके बाद में सुभद्रा कुमारी चौहान का। ये छोटा है तो जल्दी हो जाएगा, है ना। तो अब करेंगे नागार्जुन, पार्ट 9 है। जन्म इनका हुआ 1911 ईस्वी में, मृत्यु हुई 1998 ईस्वी में, है ना, 1911 और 1998 में। इनका जीवन परिचय है, जिसको दिख नहीं रहा है बेटा वो अपनी बुक से रीड कर लेना, बस यहाँ से सुन लेना। हिंदी और मैथिली के अप्रतिम लेखक और कवि नागार्जुन का जन्म बिहार राज्य के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में हुआ था। बिहार जिले के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में इनका जन्म हुआ था। उनका मूल नाम था वैद्यनाथ मिश्र। नागार्जुन का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र। ये नागार्जुन तो ये उपनाम से लिखते थे, उपनाम बोल सकते हैं, अभी ये आगे आएगा इसमें, ठीक है। आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई, फिर अध्ययन के लिए वे बनारस कोलकाता गए। 1936 में लंका गए और वहीं बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। इन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा प्राप्त करी। उन्होंने हिंदी साहित्य में नागार्जुन तथा मैथिली में यात्री उपनाम से, इनके उपनाम थे ये। नागार्जुन तो हिंदी साहित्य में इन्होंने लिखा और मैथिली जो भाषा होती है उसमें यात्री उपनाम से रचनाएं की। नागार्जुन ने कविता के साथ साथ उपन्यास और अन्य गद्य विधाओं में भी लेखन किया। उनका संपूर्ण कृतित्व नागार्जुन रचनावली के 7 खंडों में प्रकाशित है, ठीक है। नागार्जुन रचनावली के 7 खंडों में प्रकाशित है। उनको हिंदी अकादमी दिल्ली के शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश के भारत भारती पुरस्कार तथा बिहार के राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सामयिक बोध से गहराई तक जुड़े नागार्जुन की आंदोलन धर्मी कविताओं को व्यापक लोकप्रियता मिली। कृतियां हैं इनकी युगधरा, सतरंगे पंखों वाली, हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिल्टर्स का बूढ़ा घोड़ा। ये चेक कर लेना एक बार ये क्या वर्ड है आपकी बुक में। तालाब की मछलियाँ, ओम मंत्र, भूल जाओ पुराने सपने, ठीक है। मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, ये मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, ठीक है। ये चैप्टर है। तालाब की मछलियाँ, ओम मंत्र और भूल जाओ पुराने सपने, ये इनकी कृतियाँ हैं, ठीक है। पाठ परिचय क्या है देखो, इजी है, छोटी छोटी 2 पोयम है, इसलिए मैं पहले इसको करा रही हूँ। नागार्जुन की कविता कल और आज ग्रीष्म की घोर तपिश भरी दुरूहता के पश्चात वर्षा ऋतु के सहज और मन भावन आगमन का वर्णन करती है। कल और आज में वर्षा ऋतु का वर्णन है, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु के हताश एवं उदास मुख कृषक, धूल स्नान करते पक्षी वृंद, सूखे खेतों का वीरान उजाड़पन और बदरंग आसमान जहाँ एक और समाज के सोपान पर छूटे हुए अंतिम आदमी का प्रतिनिधित्व करता है, वहीं दूसरी ओर प्रकृतिगत चित्रण की सहजता को भी दर्शाता है। प्राकृतिक चित्रण बहुत अच्छा है इसमें। देखो भी क्या है, वर्षा ऋतु का आगमन परिवर्तन का संकेत है। वर्षा के आगमन से प्रकृति रूपी सुकन्या नृत्य करती प्रतीत होती है। प्रकृति के समस्त उपादान भी उसका साथ देते हुए प्रतीत होता है। मतलब वर्षा का आगमन हो गया तो धरती में कितना चेंजमेंट होता है ना, उसके बारे में बताया है। ऋतु चक्र का अत्यंत सजीव अंकन इस कविता की विशेषता। ऋतु चक्र बताया है कि ग्रीष्म ऋतु में कैसा था, अब ग्रीष्म ऋतु खत्म हो रही है, ये वर्षा ऋतु आ गई तो कैसा है। उन दोनों में पहले का कल और आज, यानी बरसात के पहले का जो ग्रीष्म ऋतु आता उसका, और आज का जो वर्षा ऋतु आई है उसका, कल और आज, इसका मतलब ये ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु दोनों का इसमें वर्णन है, ठीक है। अब है प्रकृति के समस्त उपादान भी उसका साथ देते प्रतीत होते हैं।
ऋतु चक्र का अत्यंत सजीव अंकन इस कविता की विशेषता है। ठेठ देशज उपादानों का प्रयोग मुग्धकारी है। ठेठ देशज जो टॉप पॉइंट है, जो बोल सकते हैं उसको शब्द बोलते हैं, शब्दों का जो चयन है वो बहुत ही मुग्धकारी है। भाषा की दृष्टि से नागार्जुन का ठेठ देसी अंदाज मनोरम है। इनका ठेठ देसी अंदाज में इन्होंने लिखा है। ठीक है, ये है उषा की लाली कविता में कवि नागार्जुन का प्रकृति प्रेम सहज रूप से मुखरित हुआ। अब हर कवि का जो भी कोई भी अगर प्राकृतिक दृश्य का जो कोई उल्लेख कर देता ना, तो उसमें प्रकृति प्रेम का उन लेखक में या उन कवि में प्रकृति प्रेम सहज ही होता है। शिशु रूप में प्रकृति से किसको प्रेम नहीं होता है। शिशु रूप में उगते सूर्य की अप्रतिम छटा से कवि का मन अभिभूत हो जाता है तथा उदय होते ही सूर्य की केसरी आभा जो हम की हिमगिरी के स्वर्ण शिखर का आभास दे रही है से कवि दूर नहीं होना चाहता है। अब देखो इसमें जो ये एक पहला है कल और आज, इस कविता का ये ठीक है, इसमें इजी लैंग्वेज में समझ में भी आ जाएगा। अभी कल तक गालियाँ देती तुम्हें हताश खेतीहर, अभी कल तक धूल में नहाते हैं जो गौरैयों के झुंड, अभी कल तक पथराई हुई थी दनहर खेतों की माटी, अभी कल तक धरती की कोख में दुबके पड़े थे मेंढक, अभी कल तक उदास और बदरंग था आसमान। इजी लैंग्वेज में आपको पढ़ते ही पता चल रहा होगा कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है ना। अभी कल तक, अब लेखक ये कवि बोल रहे हैं कि अभी कल तक तो क्या था, गालियाँ देती तुम्हें हताश खेतीहर। खेतीहर किसको बोला है, किसानों को, जो खेती करते हैं उनको बोला है खेतीहर। तो कवि कह रहे हैं कि अभी जो कल तक तुमको गालियाँ दे रहे थे जो किसान, मतलब कवि भगवान को संबोधित, अब किससे बातें कर रहे हैं, भगवान को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे भगवान, जो आपने जो ये ग्रीष्म ऋतु के बाद अचानक से जो वर्षा ऋतु का आगमन हुआ है, इतनी भीषण गर्मी थी जब, तो क्या कर रहे थे खेती हर, जब बरसात नहीं आती तो गर्मी का टाइम होता है तो नहीं किसान लोग है ना इंतज़ार करते हैं बारिश का, है ना। तो हम राजस्थान वाले तो ज़्यादा इस चीज़ से त्रस्त हैं। तो गालियाँ देता हताश खेतीहर, यानी कि अभी कल तक जो किसान आपको गर्मी जब थी, भगवान को कह रहे हैं कि कल तक जब गर्मी थी तो हताश खेतीहर जो था हताश था क्योंकि बरसात नहीं आ रही थी, गालियाँ तुम्हें देते थे। अभी कल तक धूल में नहाते थे गौरैया के जन, अभी जो कल तक क्या था, वर्षा के आगमन की सूचना में क्या है, जो गौरैया जो चिड़िया होती है जो ब्राउन कलर की, जो हमारे घरों के आसपास घूमती नजर आती है छोटी छोटी सी, उसको बोलते हैं गौरैया। तो गौरैया के जो धूल में नहाते, जब वो कहते हैं कि जब धूल में नहाते हैं तो इसका मतलब वो क्या बोलते हैं, वर्षा ऋतु के आगमन की सूचना कि बारिश आएगी। मतलब पुराने मान्यता है कि अगर चिड़िया धूल में नहा रही है तो मतलब बारिश आने का संकेत कर रही है। अभी पथराई हुई धनहर खेती की माटी, अभी तो क्या हुआ, भीषण गर्मी थी तो क्या हो गया, खेतों की जो मिट्टी थी वो सूख कर एकदम कैसी हो गई, पत्थर जैसी हो गई है। अभी कल तक धरती की कोख में दुबके पड़े, अभी जब भीषण गर्मी थी तो जो मेंढक थे वो धरती की गोद में छुप करके बैठे हुए थे। जो इधर उधर उछलने वाली जो मेंढक हैं, इतने नॉटी जो होते हैं, वो मेंढक दुबके पड़े थे। तो आज क्या हुआ, बारिश आई है और वो सारे के सारे मेंढक एकदम से वो सारा का सारा क्या हुआ, भीतर छिपे हैं वो आ गए बाहर। मतलब अभी कल तक उदास और बदरंग था आसमान, यानी कि पूरा का पूरा जो सीन था वो सारा का सारा जो बेरंग था, बदरंग था। अब वर्षा के आने से क्या हो गया है, जो वीरान था, सब कुछ उदास सा था, फीका फीका सा दिखाई दे रहा था। वर्षा ऋतु के आने से सब कुछ सीन चेंज हो गया है, सारा दृश्य बदल गया है ना। और चारों ओर क्या हो गया है, शीतल हवा, एकदम मन को तरंगित करने वाले जो दृश्य हैं, वो सीन है जो एकदम से मन को हरने वाले जो सीन हैं वो सारे के सारे हो रहे हैं, है ना। क्या हो रहे हैं, हरियाली आ गई है, मेंढक नाच रहे गा रहे हैं, जो आसमान है वो एकदम से बदरंग सा था पहले, फिर क्या हो गया, सारे के सारे जो बादल है, जो क्या बोलते हैं, मेघों से भर गया है पूरा का पूरा, है ना, जो घने घने काले काले बादल होते हैं वो आ गए हैं। ठीक है, पथराई यानी एकदम वही पत्थर के जैसी कठोर बन गई है। कोख यानी वही कोख, पता ही है आपको, गर्भ के अंदर। ठीक है, और क्या है,
डूब के पड़े थे अभी कल, ऐसा कुछ है नहीं। तो इस चैप्टर में तो कुल मिला के ये भगवान को संबोधित करके कह रहा कि कल तक जो किसान थे वो आपको गालियाँ दे रहे थे और निराश थे, वो आज क्या हो गया, वर्षा ऋतु आ गई है। अब कल तक जो गौरैये थे वो धूल में नहा रहे थे, जो वर्षा ऋतु के आने का संकेत दे रहे थे। पथराई हुई ज़मीन थी कल तक तो, है ना, धनहर खेतों की मिट्टी कल तक जो पथराई हुई थी धरती की, वो क्या हो गई है, वर्षा ऋतु आने से वो एकदम उसमें कोपले खिलेगी, वो हो जाएगी एकदम गीली गीली कोपल खिल जाएगी, खेती होगी। मतलब अभी कल तक धरती की कोख में गर्भ में क्या पड़े थे, दुबके पड़े थे जो मेंढक, अब एकदम से जो उदास बेदरंग था आसमान, तो जो घने घने काले काले बादल आए हैं उससे एकदम से सारा का सारा, वर्षा ऋतु आती है तो वही ये सीन सारा का सारा जो चेंज हो जाता है, अच्छा अच्छा मनोहर सीन हो जाता है। बदरंग था जो एकदम से दृश्य ही बदल गया है, जो सब कुछ फीका फीका लग रहा था अब सब कुछ हरा भरा दिखाई देने लगा है वर्षा ऋतु के आने से। ठीक है, अब ये वाला है टॉपिक पॉइंट जो पैराग्राफ है। और आज ऊपर ही ऊपर तन गए हैं तुम्हारे तंबू, अब कल तक तो ये था, अब आज देखो और आज, है ना, अभी कल तक, कल और आज है ना, तो कल का ये रहा सीन, अब आज का ये रहा सीन। और आज ऊपर ही ऊपर तन गए हैं तुम्हारे तंबू, और आज चमका रही है पवस रानी बूंदा बूंदियों की अपनी पायल, और आज चालू हो गई है झिंगुरों की शहनाई अविराम, और आज जोरों से कूक पड़े नाचते थिरकते मोर। मतलब आज क्या हो रहा है, कल तक ग्रीष्म ऋतु थी तो वो सीन था, और आज अब क्या हो गया है, ऊपर ही ऊपर तन गए तुम्हारे तंबू, तुम्हारे तंबू। मतलब ये क्या बोल रहे हैं कि सारा का सारा जो ग्रीष्म ऋतु चली गई, वर्षा ऋतु आई है तो क्या हो गया, घने घने काले काले बादल आए हैं, है ना, तुम्हारे ऊपर तंबू तन गए हैं, पूरी पृथ्वी के ऊपर क्या हो गया, प्रकृति का सारा सीन बदल गया है, सजल तंबू तन गए हैं, यानी कि बादल आ गए हैं, है ना। अब क्या है, और आज चमका रही पावस ऋतु बूंदा बूंदियों की अपनी पायल, और बादलों को, घने जो काले काले बादलों को देख करके कौन खुश हो रहे हैं, किसान खुश हो रहे हैं। पहले क्या था, हताश था किसान, निराश था, गालियां दे रहा था, लेकिन बादलों के तंबू उतरने से क्या हो गया, किसान हो गए खुश। चमका रही पावस ऋतु, अब पावस ऋतु क्या है, वो जो पानी की बारिश की बूंदे है वो चमचम अपनी पायल बरसार, मतलब छम कर रही है, बारिश की जो आवाज़ होती है ना, साउंड, उसको कहा गया है बूंदा बूंदियों की अपनी पायल। अब बूंदे क्या कर रही है, पायल, बूंदों की पायल बजा, वर्षा ऋतु अपनी बूंदों की पायल बजा रही है, नृत्य कर रही। और आज चालू हो गई है झिंगुरों की शहनाई विराम, और झिंगुर क्या होता है, कोई कीड़ा होता है जो बारिश के टाइम पर आता है। तो इतने रात को जो सन्नाटा है उसमें क्या हो गया, झिंगुरों की अविरल गूंज सुनाई दे रही है। शहनाई से क्या लिंक किया है, झिंगुरों की जो आवाज़ है उसको शहनाई से लिंक कर दिया है कि भाई वो ऐसे गूंज रही है जैसे कोई शहनाई। और जोरों से कूक पड़े नाचते थिरकते मोर, अब जब बारिश आएगी तो क्या होगा, मोर ही नाचेंगे। अब ये छोटा सा पॉइंट है, अब दूसरा वाला जो है वो तो हम बाद में करेंगे, पहले इसको कर लेंगे। और आज आ गई वापस जान दूब की झुलसी के सिराओं के अंदर, और आज विदा हुई चुपचाप ग्रीष्म समेट कर अपने लाव लश्कर। फिर क्या हो गया, और आज क्या हो गया, मोर नाच रहे हैं, मोर नाच रहे हैं, कोयल कूक रही है, और आज आ गई वापस जान किस में आ गई है, जो झुलसी हुई दूब थी, जो घास थी जो झुलसी हुई गर्मी के कारण, दूब की झुलसी शिराओं के अंदर। शिराओं मतलब क्या है, यहाँ पर नसें होती है ना, जो रक्त कणिकाएं होती है, जो नसें होती है, रक्त ले जाने वाली जो हमारी नाड़ियाँ होती है, देखो मेरे हाथ में दिख रही है यहाँ पर तो ये जो नाड़ियाँ हैं, शिराएं हैं, वो अंदर तक जो झुलस गई थी शिराओं के अंदर, जो दूब की झुलसी शिराओं के अंदर, और आज विदा हुई चुपचाप सारी की सारी जो झुलस गई थी वो सारी। वर्षा की ऋतु पड़ते ही क्या हो गया, उनमें जैसे रक्त का संचार हुआ है, ऐसी दूब हरी भरी फिर से हो गई है बारिश की बूंदों से, है ना। और आज विदा हुआ चुपचाप ग्रीष्म, अब ये देखो लाइन देखो, विदा हुआ चुपचाप ग्रीष्म, अब ग्रीष्म ऋतु क्या हो गई, चुपचाप से विदा हो गई है, समेट कर अपने लाव लश्कर। क्या वर्षा ऋतु आने से अच्छा शीतल शीतल हो जाता है सारा का सारा जो एटमॉस्फेयर है ना। और सब ग्रीष्म ऋतु क्या हो गया, देखो यहाँ समेट करके अपने लाव लश्कर, अपने जो तामझाम है, अपनी जो सेना है, वो सब के सब समेट करके वो चुपचाप से खिसक गई है। कौन, ग्रीष्म ऋतु, क्योंकि बारिश आ गई है, वर्षा ऋतु आ गई है, इतना अच्छा सीन हो गया है। वो सब जो ग्रीष्म ऋतु है वो क्या हो गया, वर्षा ऋतु आ गई तो उससे लज्जित होकर के सब अपने लाव लश्कर, मतलब समेट करके जो अपना बोरिया बिस्तरा पैक करके रवाना, ग्रीष्म ऋतु, है ना। वही ये ऋतुओं का कंटिन्यूटी बताया है कि भाई गर्मी आई है, फिर अब वर्षा ऋतु आई है ना।
तो वो सीन है। तो ये चैप्टर यहाँ तक आपको अच्छे से सुनना है। इतनी ईजी लैंग्वेज है, कोई टफ नहीं है।